देश चलाने वालों की पाठशाला सुरक्षित नहीं, 7 महीने तक संदिग्ध एकेडमी में रहे। किसकी शह पर हुआ संदिग्ध का प्रवेश? कहां तक सुरक्षित हैं देश और प्रदेश? मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव कुतबी से निकलकर वो मसूरी में बड़े अधिकारियों की बड़ी पाठशाला तक पहुंच गई। फर्जी अधिकारी बनकर डेरा जमा लिया, किसी को ट्रेनी आईएएस बताया तो किसी को लाइब्रेरियन। राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक के साथ फोटो भी खिंचवा ली। अब जब पता चला कि वो फर्जी थी तो शुरू हो गया है लुका छिपी का खेल भी। देश चलाने वालों की पाठशाला सुरक्षित नहीं, 7 महीने तक संदिग्ध एकेडमी में रहे। किसकी शह पर हुआ संदिग्ध का प्रवेश? कहां तक सुरक्षित हैं देश और प्रदेश? जी हां, कहां तक सुरक्षित हैं देश और प्रदेश? दरअसल मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में मुजफ्फरनगर की रहने वाली रूबी चौधरी नाम की एक युवती फर्जी अधिकारी बनकर रह रही थी। अब खुलासे के बाद जहां हर ओर हलकान है तो वहीं खुद युवती ने भी कई आरोप लगा दिए हैं, लेकिन अकेडमी प्रशासन ने एक गार्ड को निलंबित करके कर ली है इतिश्री। कहते हैं कि सुरक्षा अगर चाक चौबंद हो तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन देश की सबसे प्रतिष्ठित आईएएस पाठशाला में पलीता लग गया सारी पाबंदियों का। उस वक्त खोखले साबित हुए संस्थान में सुरक्षा के दावे जब पता चला कि तमाम ख्वाहिशों की फेहरिस्त में 7 महीने तक एक फर्जी अधिकारी अटखेलियां कर रही थी अकादमी में। देश चलाने के सूत्र सिखाए जाते हैं यहाँ, एक से एक काबिल पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले भी, लेकिन किसी काबिल को एक नाकाबिल अधिकारी की कानों कान खबर नहीं लगी। सुरक्षा व्यवस्था का स्याह चेहरा तो देखिए, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक हर फोटो फ्रेम में नजर आता है रूबी चौधरी का चेहरा। वहाँ 27 मार्च को रूम सील हुआ। अगर मैं वहाँ गलत थी तो 27 मार्च को ही पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की? फिर मैं 29 मार्च को गई, वहाँ एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहाँ एक एप्लीकेशन है। 19 सितंबर 2014 से 27 मार्च 2015 तक रूबी चौधरी नाम की ये महिला तमाम व्यवस्थाओं को धता बताती रही। अब दिमाग का आयतन ये सोच सोच कर छोटा पड़ जाता है कि ये सब मुमकिन तो नहीं बिना किसी शह के, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट भी सौरभ जैन के साथ मिल चुकी है, पुलिस प्रशासन सारा मिल चुका है, मीडिया भी दिखा रही है इस चीज को, टीवी में बहुत प्रचार हो रहा है मीडिया इस चीज का, वो सारे मंत्री संतरी सब मिल चुके हैं, सब पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है, उत्तराखंड पूरा प्रशासन मिला हुआ है। हालांकि रूबी की माने तो सब कुछ शीशे की तरह साफ है। डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने दिया था नौकरी का झांसा, अब बाकी जो गलत हो कार्रवाई हो कानून और कायदे के मुताबिक। अगर सौरभ जैन सर गलत हैं तो उनके भी खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मामला गंभीर है, गंभीरता की गहराई है। अब सौम्य, शालीन, धीर और वीर सब गंभीर है। इसकी गहराई से जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। बहरहाल ये हाल देश के सबसे प्रतिष्ठित आईएएस संस्थान का है, इसलिए सवाल चंद मुट्ठी भर लोगों के चिंतन का नहीं, पूरे देश और प्रदेश का है। सवाल ये है कि क्या सुरक्षित नहीं है देश चलाने वालों की पाठशाला? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो आपको बता दें कि देश चलाने वालों की पाठशाला में महीनों से ये महिला रह रही थी और उसके बावजूद किसी को क्या कानो कान खबर नहीं लगी। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश चलाने वालों की पाठशाला सुरक्षित नहीं है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ देहरादून से सूर्यकांत धस्माना है, कांग्रेस के नेता हैं जो। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जुड़ चुके हैं और पूर्व आईएएस एसके वर्मा नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। ये मसला क्या सिर्फ सुरक्षा का लग रहा है आपको पाठशाला का, या कुछ और? देखिए, मेरी रुचि इसमें कतई नहीं कि रूबी क्या आरोप लगा रही सौरभ जैन पर, सौरभ जैन रूबी पर क्या आरोप लगा रहा, उनके व्यक्तिगत मसले में मेरी कोई रुचि नहीं। मूल प्रश्न ये है, देश की इतनी बड़ी संस्था में जहां देश चलाने वाले पढ़ते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, देश का कामकाज संभालते हैं, वहां ऐसी संदिग्ध स्थिति क्यों निर्मित हुई? एक प्रश्न। दूसरा, राष्ट्रपति का दौरा होता है,
सब छानबीन होती है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके बावजूद भी ये मोहतरमा वहां फोटो में, ग्रुप फोटो में शामिल होती हैं, जो ग्रुप फोटो आईएएस के प्रशिक्षु बच्चों का है। ये किसकी शय पर हुआ? क्या वहां के प्रशासन में, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के प्रशासन में सेंध लग गई? मैं मान भी लूं, ये रूबी जो आरोप लगा रही है, इन सबको चलिए एक पक्ष को मान भी ले, तो भी क्या ये अगली बार ऐसा संभव नहीं? अगर वहां सेंध लगी गई तो अगली बार इसकी गारंटी कौन लेगा कि वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का अहित चाहता हो, जो समाज का अहित चाहता हो, वो 2-4 महीने वहां नहीं काट ले जाके? तब क्या करिएगा? अगर फ्री एक्सेस हो जाएगी, और ये फर्जी आई कार्ड कहां से उसको मिला? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, इस लड़की को। बहुत सारे सवाल है। इसका मतलब है हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। इस साजिश में बहुत लोग शामिल हैं। ये पढ़ी लिखी लड़की है, ये गई क्यों वहां पैसे देके नौकरी के प्रस्ताव पर? इनको समझ नहीं था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। वहां के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया या कोई अन्य लालच था, जो भी हुआ उसने देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया, देश की सबसे महत्वपूर्ण अकादमी के मर्यादा को खंडित किया, और दुनिया भर में जग हसाई कराई हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं जो सुरक्षित हो, जिसको हम कह पाए कि नहीं, यहां जितने भी लोग हैं उनमें हर आदमी की पहचान वास्तविक है और प्रमाणित है। आज हम आजादी के 68 साल बाद भी इतना भी नहीं कर पाए कि कुछ स्थान तो ऐसे हो जाए जहां लोगों की पहचान सुनिश्चित हो, उसके बाद ही वो जाए। कोई भी कहीं भी कभी भी चला जाए और 2-4-5 महीना काट कर वापस आ जाए। पर्यटन स्थल है क्या लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी? ये बड़ा सवाल है जिसके लिए बहस लेके आया हूं। बिल्कुल, तमाम सवाल खड़े होते हैं। एसके वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप तो आईएएस अधिकारी रहे भी हैं। इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल ये खड़ा होता है कि देश को चलाने वाले अधिकारी जिस पाठशाला से निकलते हैं, उस पाठशाला में एक महिला रहती है, महीनों से रहती है, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। राष्ट्रपति वहां पहुंचते हैं, उनके साथ भी ग्रुप फोटो होता है उसका। क्या ऐसा संभव है आईएएस की इस पाठशाला में कि कोई भी कभी भी जाकर फोटो भी खिंचवा सकता है, महीनों तक रह सकता है? 2-4 दिन की बात नहीं है, महीनों तक रह सकता है और किसी की नजर भी नहीं पड़ी उस पर। मैं हैरत अंगेज हूं इसको सुन के भी और देख के भी कि 7 महीने कोई महिला वहां रह रही है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जी देखिए, डीओपीटी से भी लिस्टें जाती हैं, फोटो के साथ भी लिस्टें जाती हैं, और जो स्टेट से भी जो लोग मतलब आईएएस में चयनित होते हैं या आईएएस में प्रमोशन होते हैं, उनका भी स्टेट से पूरा ब्यौरा जाता है जी। और ऐसी दशा में कोई वहां कैसे एंटर कर गया, कैसे वहां 7 महीने तक रह रहा है, ये बिल्कुल मतलब गंभीर विषय भी है, गंभीर चिंता का विषय है। और मेरी समझ से तो बाहर है कि 7 महीने तक बिना किसी वहां के लोकल अभिरक्षा के या लोकल जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बिना जानकारी के 7 महीने तक कोई भी व्यक्ति ऐसी एकेडमी में नहीं रह सकता। और चिंता का विषय है ये कि उस तरह की एकेडमी में जहां के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ साथ बाकी सर्विसेज को भी कुछ कोर्स कराए जाते हैं, तो ऐसी जगह पर 7 महीने तक कोई लेडी रहे और उसका किसी को कानो कान खबर ना हो, ये वास्तव में बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। और मेरे लिए तो हैरत अंगेज है कि हम लोग भी वहां ट्रेनिंग में थे, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था जिस प्रकार की चीजें आज पेपर में और आपके टीवी पर देखने को मिल रही हैं। अमिताभ ठाकुर जी, हैदराबाद में आपने ट्रेनिंग ली होगी जब आईपीएस में सेलेक्ट हुए होंगे जी। मसूरी में लेते हैं आईएएस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, क्या इन 2 विशिष्ट एकेडमीज में कोई भी आदमी 10-20 रुपए में एक फर्जी आई कार्ड गले में लटकाए बनवा के और चला जाए और 6-7 महीने तक घूम फिर के वापस आ जाए, ऐसी व्यवस्था है? मैं जानता हूं हैदराबाद की ज्यादा बेहतर, मसूरी की थोड़ी कम। हैदराबाद में कम से कम जो गेट है वहीं पर एक अच्छी खासी गार्ड लगी है, वहां का जो गार्ड है पूरा बीएसएफ उसको देखती है, तमाम सिक्योरिटी वाले वहां पे हैं, मसूरी एकेडमी में भी सिक्योरिटी वाले हैं। तो मैं इसके वर्मा साहब जो कह रहे थे, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि यह लगभग असंभव दिखता है। साथ ही साथ मैं 1-2 चीजें, क्योंकि सौरभ जैन जी का नाम आ रहा था, तो मैंने जो एकेडमी का वेबसाइट है उससे देखा, 2002 बैच के आईएएस अफसर जो हैं
ये उत्तराखंड में भी डेपुटेशन पे रहे हैं 3-4 साल, वहां 2-3 जगह डीएम भी रहे हैं, उत्तरकाशी में एक आध जगह और भी रहे हैं। तो ये सारी बातें अपने आप में वह गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि बिना बहुत उच्च स्तर के किसी अधिकारी की मिलीभगत या लापरवाही के यह घटना संभव नहीं है। जी, अरे धस्माना साहब, आंगनवाड़ी में और आशा कार्यकर्ता में कोई गफलत से घुस जाए, धस्माना साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप मेरी बात सवाल सुनिएगा। आंगनवाड़ी में और आशा कार्यकर्ती के प्रोग्राम में कोई गफलत से 2-4 गलत लोग भी घुस जाए, समझ में आता है। आईएएस में भी घुस जाएगा क्या? कोई बात, जनता की रैली तो होती नहीं कि मैं भीड़ में पता ही नहीं लगा कौन आ गया, ऐसा तो होता नहीं। वर्मा साहब बता रहे हैं एक एक आदमी पूरे डिटेल के साथ भेजा जाता है, उसका फोटो होता है, पहचान होती है। ऐसा थोड़ी ना संभव है कि भाई ठीक है कांग्रेस कार्यालय है कोई भी आ सकता, भाजपा कार्यालय है कोई भी आ सकता। धस्माना साहब, ये माजरा क्या है भाई? पूरे देश की नाक कट गई। अमिताभ जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बड़ा आवाज चली गई, आपकी आवाज आ रही है। बहुत गंभीर मामला है जी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये प्रकाश में आया है और जो जानकारियां अभी हासिल हुई हैं, 7 महीना से एक बाहरी महिला वो एकेडमी में रह रही है जहां पर अभी आपने वर्मा साहब ने कहा कि आईएएस ट्रेनिंग लेते हैं और अन्य कैडर्स के भी लोग उसमें ट्रेनिंग लेते हैं समय समय पर। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है, इस आईएएस एकेडमी में लगातार देश के प्रमुख लोग, देश के महत्वपूर्ण लोग, महामहिम राष्ट्रपति तक इस एकेडमी में लगातार आते हैं। यहां पर सेमिनार, सिंपोजियम्स और तमाम तरह की प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी हुई यहां पर गतिविधियां लगातार चलती हैं। और अभी मैं एक हफ्ता पहले दिल्ली जा रहा था तो मेरे साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, वो भी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आ रखे थे। महामहिम राष्ट्रपति अभी कुछ समय पहले यहां से होके गए और 7 महीने तक एक बाहरी व्यक्ति, एक बाहरी महिला वहां के गार्ड रूम में, सबसे बड़ी बात यह है चौंकाने वाली कि जिनके पास जिम्मेदारी है जांच करने की, सुरक्षा की, उस गार्ड रूम में वो महिला रही। इसमें एक और एंगल है, वो रहे गार्ड रूम में रही थी लेकिन वो फोटोज खिंचा रही थी आईएएस ट्रेनियों की तरह। वो रहे तो गार्ड रूम में रही थी लेकिन उनका ट्रीटमेंट था ट्रेनी आईएएस की तरह। जी, और अमिताभ जी वहां की जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, वर्मा साहब अच्छी तरह जानते होंगे कि पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, वहां पर जितनी सुरक्षा की भी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सुरक्षा की केंद्रीय बलों के पास वहां पर रहती है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, और अंदर की जो इंटरनल व्यवस्था है वो वहां का पूरा सिस्टम है। ठीक है धस्मान साहब, ठीक है। मुन्ना सिंह चौहान जी, वही सवाल, भाजपा के दफ्तर में कोई आदमी बिना पहचान फर्जी बता के घुस जाए, क्षम्य है। कांग्रेस के दफ्तर में घुस जाए, क्षम्य है। लेकिन क्या लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में भी घुसने लगे लोग? कहीं कोई जांच, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। मैं ये इसको तो विषय नहीं बना रहा कि वहां आर्मी तैनात नहीं है, आर्मी की जरूरत नहीं, एक सिपाही भी पर्याप्त है। आदमी की एंट्री तो उसके क्रेडेंशियल्स देख के ही होगी ना, उसका नाम, पिता का नाम, उसके चेहरे पर कोई कट है, कोई मार्क है, उसका डिटेल, उसका फोटो, सब मिलान होगी ना। आखिर कैसे घुस गया? अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा आपसे सहमत हूं। मैं इस बात को कतई ही तवज्जो नहीं देना चाहता कि वहां सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम है। बेसिकली आईएएस एकेडमी मिलिट्री का गैरिसन है भी नहीं, कैंटोनमेंट है भी नहीं। मेरा थोड़ा नजदीकी का वास्ता भी रहा, मेरा काफी सालों तक पढ़ाई लिखाई मसूरी में हुई और ये मेरा प्रिविलेज भी कहिए कि 2-1 मरतबा मुझे आईएएस प्रोफेशनल्स को वहां लेक्चर देने के लिए आमंत्रित भी किया गया। डायरेक्टर थे उस समय वीएन युगंधर, दोबारे डायरेक्टर थे एनसी सक्सेना, जाने माने आईएएस अधिकारी थे। तीसरी बार उसी एकेडमी के कर्मचारियों के यूनियन ने भी मुझे आमंत्रित किया, 2 बार आईएएस प्रोफेशनल्स को लेक्चर देने के लिए और तीसरी बार कर्मचारियों के संगठन ने। मैं जब वहां पर एज ए गेस्ट लेक्चर देने गया था तो मुझे याद है कि बाकायदा एक आईएएस प्रोफेशनल को एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर
एज ए एस्कॉर्ट ऑफिसर मेरे साथ तैनात किया गया। उसने मेरे टीए के बिल भरने से लेकर के पैसे ला करके मुझे लिफाफा पकड़ाने तक, मुझे लंच कराने से लेकर के, मेरे ठहरने बैठने की व्यवस्था से लेकर के, और जब तक मैं एकेडमी से वापस रवाना नहीं हुआ तब तक मुझे गाड़ी में सी ऑफ करने तक वो आईएएस प्रोफेशनल मेरे साथ तैनात रहा। ये बातें मैंने इसलिए कही कि वो अलग तरह का एक इंस्टीट्यूशन है। हमारे अजीत मित्र एसके वर्मा साहब बैठे हुए मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, आपने तो वहां प्रशिक्षण लिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी का भी आईएएस एकेडमी में, आईएएस के अलावा भी आईपीएस भी फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं, आईआरएस के अधिकारी भी फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स भी वहां फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं। जब भी कोई वहां पर फाउंडेशन कोर्स के लिए भी जाता है, और रेगुलर आईएएस जो जाते हैं उनका तो बाकायदा यूपीएस ग्रेड होम मिनिस्ट्री को आता है, डीओपीटी को आता है, और डीओपीटी से तमाम सारे विजिलेंस क्लियरेंस के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, और तमाम सारी सूचियां, तमाम सारे बैरियर को, यानी कोई भी बिना इजाजत के, बिना ब्यौरे के कोई भी पर नहीं मार सकता। मुन्ना सिंह जी, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिना इजाजत, बिना ब्यौरे के? और कह रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात का कि आईएएस एकेडमी में एक महिला, और उसमें भी तमाम तरीके के विरोधाभास है। ठीक है मुन्ना सिंह जी, ठीक है मुन्ना सिंह जी, आपके पास दोबारा आते दिसंबर में मुन्ना सिंह जी आपके पास दोबारा आता हूं, साथ फोटो खिंचा करके खड़ी। मुन्ना सिंह जी आपके पास दोबारा आता हूं। वर्मा साहब, आपने एक फोटो देखा होगा स्क्रीन पर चलते हुए, राष्ट्रपति के साथ जो प्रशिक्षु आईएएस हैं या और जो केंद्रीय सेवा के संवर्ग के प्रशिक्षु हैं, वो लोग एक ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक, ये जो महिला है जिनका नाम रूबी बताया, रूबी चौधरी, ये रहे वहां गार्ड के रूम में रही हो, चौकीदार के रूम में रही हो, माली के रूम में रही हो, खानसामा के रूम में रही हो, इससे मेरा ताल्लुक नहीं। ये जो फोटो खिंचा रही है, इस फोटो के बाद तो यही लगता है कि ये प्रशिक्षु आईएएस है। मैं आपको ये बता दूं कि एकेडमी में 15 दिन के अंदर अंदर वहां का जो स्टाफ है और वहां का जो भी मतलब डायरेक्टर साहब हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो करीब फैमिलियर हो जाते हैं हर प्रशिक्षु से, और नाम से जानने लगते हैं, नाम से पुकारने लगते हैं। 15 या 20 दिन ही लगता है उसमें। 15-20 दिन में करीब एकेडमी का हर स्टाफ और वहां का जो भी मतलब सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो प्रशिक्षकों को बाय नेम जानने लगते हैं, बाय शक्ल से जानने लगते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि एक लेडी वहां 7 महीने रही और 7 महीने में कोई उसको ये नहीं पहचान पाया कि ये प्रशिक्षु है या नहीं। वर्मा साहब, मेरा एक सवाल है, चूंकि मैं तो वहां गया नहीं कभी। मेरा सवाल ये है, आसपास के जो कलीग होते हैं वो भी मेरे ख्याल से आपस में पूछते होंगे, भाई आप कहां से आए? सर्टेनली मतलब हम लोग भी हॉस्टल में पढ़ते थे तो एक दूसरे से पूछते थे आईआईएमसी में, भाई तुम कहां से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्या है, कितने मार्क्स आए थे, क्या मेरिट थी? बिल्कुल एक दूसरे को जानने भी लगते हैं। इन मोहतरमा से किसी ने कोई सवाल नहीं किया? जिनकी बगल में ये खड़ी होकर फोटो खिंचा रही है, उन्होंने भी नहीं पूछा क्या? अब ये कैसे संभव हुआ, ये मैं वास्तव में मैं आश्चर्यचकित भी हूं और हैरतअंगेज भी हूं कि ये कैसे संभव हुआ कि अगर 60 लोगों का वहां बैच है या 65 का बैच है या 70 का बैच है या 150 का बैच है, और उसमें एक महिला 7 महीने तक उनके साथ रहे भी और कोई उसको पहचान ना पाए या कोई उससे क्वेरी ना करे कि भाई तुम कहां से आए हो, कौन हो, किस बैच के हो, क्या किस स्टेट के हो, क्या आपका ताल्लुक है। तो मैं तो वास्तव में हैरत अंगेज हूं ये सुन के और देख के भी, और मुझे लगता नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 15 से 20 दिन के अंदर एकेडमी का करीब स्टाफ भी एज वेल एज वहां का जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब जानने लगता है प्रशिक्षकों को भी, और प्रशिक्षु भी उनको जानने लगते हैं कि हुई ही। जी अमिताभ ठाकुर साहब, मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि जब प्रशिक्षण शुरू होता होगा तो जो लोग प्रशिक्षण देने वाले आते होंगे वो एक बार सबसे इंट्रोडक्शन भी करते होंगे और पूछते भी होंगे, भाई आप कहां से हैं, क्या है, एक फॉर्मल सेशन होता है। इन मोहतरमा से कभी किसी ने पूछा क्यों नहीं? अमिताभ जी, देखा जाए अमिताभ जी, सिर्फ इतना ही नहीं कि उनसे पूछते हैं कौन हो क्या हो। मुझे अपना याद है एनडीए एकेडमी में हैदराबाद में, वहां तो एक आदमी को ज्यादातर, जैसा कह रहे हैं वर्मा साहब,
सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, ज्वाइंट डायरेक्टर हो, ज्यादातर लगभग हर प्रोबेशनर को अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से मिलाते हैं। और वर्मा साहब की बात को देख के मुझे अपने एकेडमी दिनों की भी याद आ गई कि हम लोग को हर जान रहा है डायरेक्टर या अधिकारी, और हम उनको जान रहे, बिल्कुल 1:1 रिलेशन हो जाता है। और कुछ ऐसा माहौल होता है कि असंभव है कि हमको वह न जाने, हम उनको न जाने, हर आदमी को। और उस जगह जैसा वर्मा साहब कह रहे हैं, मैं भी बेविल्डर्ड हूं, आश्चर्यचकित हूं कि आखिर एक अनजान व्यक्ति, जैसे कि हम लोग वो फिल्म पीके फिल्म में देख रहे थे कि पीके कहीं से आ गया और घूम रहा है वाराणसी में और यहाँ वहां, तो वह तो मुझे पीके की तरह दिख रही है वो महिला, वह एकेडमी की पीके है वो। धस्माना साहब, ये तो मैंने सुना कि हल्द्वानी में, गाजियाबाद में, नोएडा में, गाजीपुर में, भदोई में, जालंधर में कोई आदमी फर्जी आईपीएस बन गया, कोई आदमी फर्जी आईएएस बन गया, 2-4 दिन घूमा, पुलिस ने पकड़ा, 4 डंडे लगाए, जेल भेज दिया। यहां तक तो मैंने अखबारों में खूब रिपोर्टिंग की, देखा, समझा, 25 साल में से कई किस्सों से रूबरू हुआ। लेकिन ये चमत्कार पहली बार देख रहा हूं, अकेडमी में ही हो गया। किसी ने फर्जी फोन कर दिया आईएएस बन के, आईपीएस बन के, ये तो मैंने बहुत सुना। और उसको पुलिस ने सर्विलांस पर लेके नंबर ट्रेस किया, पकड़ के मारा और बंद कर दिया। वाह, वो भी देखा मैंने, मार खाते हुए भी लोगों को थाने में। लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं। देहरादून में, अमिताभ जी, देहरादून में इससे भी ज्यादा खतरनाक एक घटना आईएमए में हुई थी। अरे मतलब पुराना चमत्कारिक रिकॉर्ड है। जी जी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। नहीं, मैं वही पूछा, ये सब देवभूमि का पुराना चमत्कारी रिकॉर्ड है ना। धन्य प्रभु। जी जी जी, तो उसके जो अभी प्रश्न आए हैं, बड़ा गंभीर मसला, निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मसला है। इसलिए है जो सारी बातें आई हैं, मैं सारे जितने विचार आए हैं और जितनी बातें चौहान साहब ने कही हो, वर्मा साहब ने कही हो, हमारे अमिताभ जी ने कही हो, तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा संगीन मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। और इसमें सारे पहलुओं की, केवल सौरभ जैन और रूबी चौधरी तक ये सीमित नहीं है मामला। आपने जितने प्रश्न उठाए हैं, निश्चित तौर पे हम नए क्लास में भी जाते हैं तो स्कूल की क्लास में भी बच्चे पूछते हैं अगल बगल बैठने वाले, भाई कौन से मोहल्ले के रहने वाले हो, कौन सी स्कूल से पढ़ के आए हो, क्या भविष्य में करना है। तो एक 7 महीने तक एक का मूवमेंट चलता रहा, एक अनजान व्यक्ति का मूवमेंट चलता रहा, जिसका कोई लेना देना उस एकेडमी से नहीं है। तो कैसे वो उसकी इतनी लंबी प्रेजेंस वहां पर रही है, निश्चित तौर पे ये बहुत गंभीर मामला है। और इसका 1-2, मैं समझता हूं कि केवल 1-2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत लंबा इसमें जांच की आवश्यकता है, बहुत गहरी जांच की आवश्यकता है। मुन्ना सिंह जी, एक बहुत जिस सवाल के लिए मैं पूरी बहस लेके आया, ये तो इंट्रोडक्शन था बहस का ट्रेलर, जिसके लिए मैं बहस लेके आया वो सवाल ये, अगर ये रूबी चौधरी आईएसआई के लिए औजार के तौर पर काम करती होती, किसी देश विरोधी संगठन के एजेंट के तौर पर काम करती होती, तो क्या तस्वीर बनती भारत की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी की। 5 लाख रुपए में ये कह रही मेरी एंट्री हो गई, यानी किसी भी देश विरोधी संगठन के लिए 5 लाख रुपए में अकादमी में एंट्री लेने का व्यवस्था। मुन्ना सिंह जी। अमिताभ जी जी, मैं बल्कि आपसे कहने वाला था कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूं इस बहस को थोड़ा सा डेविएट करने की, लेकिन आपने उस दिशा में इसको ले गए। खैर, आज मीडिया ने भी लिखा कि कहीं स्लीपर सेल होने की भी अंदेशा है वगैरह वगैरह। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये प्रश्न क्योंकि आप इस बहस को लेकर के आए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का एक मुद्दा है। आईएएस एकेडमी की जो अपनी एक प्रतिष्ठा है, या आईएएस एकेडमी के फंक्शनिंग की जो मॉरल यार्डस्टिक है, उसके ऊपर भी एक सीरियस रिफ्लेक्शन है। क्यों? मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं आपको। बहुत वर्षों पूर्व जब हम भी पढ़ते थे, एक घटना हुई थी आईएएस एकेडमी मसूरी में। एक आईएएस प्रोबेशनर लड़के ने एक महिला प्रोबेशनर के साथ कुछ ईव टीजिंग कर दी थी, छेड़खानी कर दी थी। उस समय आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर थे पीएस अप्पू, मुझे अपने छात्र जीवन का याद है। यह मामला भारत सरकार को रेफर हुआ, ज्ञानी जैल सिंह साहब उस समय गृह मंत्री थे। पीएस अप्पू ने कहा कि नो, दिस प्रोबेशनर डिजर्व्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विसेज। गृह मंत्रालय ने लिख करके भेजा कि नहीं, करेक्टिव स्टेप लें, इसकी डिसमिसल की आवश्यकता नहीं है। पीएस अप्पू ने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया, उन्होंने अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया, बट ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ। तो आज सवाल यह उठता है, जहां पे हम
देश की सबसे कॉम्पिटेंट सर्विसेज को, सबसे कॉम्पिटेंट सर्विस के ऑफिसर को ट्रेन अप करने की बात कर रहे हैं, यदि वहां इस तरह की घटनाएं, तो ये साधारण सुरक्षा का चूक और केवल गार्ड का और फलाने का आना जाना और देखभाल की कमी, ये नहीं है। मैं दृढ़ता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि ये गंभीर घालमेल है, ये वायरस है कहीं ना कहीं आईएएस एकेडमी के फंक्शनिंग में, जो डिटेक्ट हुआ इस रूप में, और इसकी परिणति कुछ भी हो सकती है, वो भी हो सकती है जो आप कह रहे हैं। वो भी इसका जी फॉलो जी जी कर मुन्ना सकता है, सिंह जी, जिसका वर्मा साहब देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके आए वो लोग उस साल के बैच के, जिनको अगले समय में, आने वाले समय में देश चलाना है, यानी देश का सर्वोच्च सेवा का चयनित अभ्यर्थी जहां इकट्ठा हो, वहां कोई भी ऐसे मूवमेंट कर ले और 7 महीने तक कर ले, तो फिर वो देश विरोधी किसी संगठन से संबद्ध हो अगर, तो हम लोग को सोच के बदन में सिहरन होती है कि क्या हो सकता है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि वो देशद्रोही थी या नहीं थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के माथे पर ये एक कलंक के रूप में आएगा, और ये बहुत बड़ी चीज है जो कि एक जो भी प्रतिष्ठा थी एकेडमी की, उसको आज धूमिल हुई है वो प्रतिष्ठा, और इस धूमिल प्रतिष्ठा को दोबारा से प्रतिष्ठित अपने को करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। और मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि एक गांव से आके लड़की 7 महीने तक एकेडमी में रहे, वो कहीं भी रहे, लेकिन वो क्लास में भी अगर जा रही है या लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा आरोप है। और इस आरोप के साथ एकेडमी, मैं नहीं समझता कि अपना जो उनका एकेडमी का एक ऑरा है या एकेडमी की एक प्रतिष्ठा है, उसको बचा पाए। जी वर्मा साहब, अमिताभ ठाकुर, जब प्रेसिडेंट के साथ ग्रुप फोटो हुआ होता है या किसी भी बड़ी डिग्नेटरी के साथ ग्रुप फोटो होता है, तो उसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, फोटो में रहेंगे, उनकी लिस्टिंग होती है। ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होता ना अमिताभ ठाकुर जी? मैं बता देता हूं, इसकी लिस्टिंग होती है। वो बता रहे जी। जब एकेडमी में थे हम लोग जी, तो हम लोग को बताया जाता था कि कौन कहां बैठेगा, हम लोग को बताया जाता था। एकेडमी में भी हम लोग एकेडमी के प्रोफेशनल थे, तब भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं बैठ सकते थे। हमें अपना प्लेस बताया जाता था कि हम फला जगह ही बैठेंगे, और उसी जगह हम बैठते थे। मैं इसके साथ अमिताभ जी में संभव है वो बात कोई और भी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। मैं मुन्ना सिंह जी की बात सुन रहा था, मैं समझता हूं कि इस बहस का एक यह भी कंक्लूजन अवश्य होना चाहिए कि अच्छा या बुरा, जो एकेडमी के मौजूदा डायरेक्टर हैं उन्हें यह बेहतर लगे या खराब लगे, संभवतः एकेडमी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्हें स्वयं ही अपने आप को, जिस कैडर के हैं या कहीं और यहां से अगर वो हट जाते हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि गलती तो स्पष्ट हुई है, और एक व्यक्ति के रूप में, हेड के रूप में, जैसा उन्होंने अप्पू साहब का उदाहरण दिया, मुझे लगता है मौजूदा डायरेक्टर को भी इस ओर आगे आना चाहिए। यह समय की निश्चित रूप से बहुत बड़ी मांग है। धस्माना साहब, अगर ये मसला इसलिए होता कि भाई किसी गार्ड की नाते रिश्तेदार आ गई, 7 महीना रह ली, तो इतना मैं चिंतित नहीं होता। वो तो वहां प्रशिक्षु के आईएएस की तरह से रही। बहस इस पर है, एक लड़की गार्ड क्या रह ली, ये विषय नहीं। ये महिला भारत विरोधी किसी संगठन से संबद्ध होती तो क्या तस्वीर बनती लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की, ये हम लोग सोच सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं अमिताभ जी, जिस संस्थान में जाकर के, जिस संस्था में जाकर के हम अपने आप को अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें वहां बुलाया गया, हमें वहां लेक्चर के लिए बुलाया गया, या किसी सेमिनार में बुलाया गया, या किसी सिंपोजियम में बुलाया गया। वजाहत हबीबुल्लाह साहब थे, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा सेमिनार वहां हुआ था, मुझे सौभाग्य मिला था उस सेमिनार में जाने का। हम तमाम जगह बताते हैं कि साहब इतनी बार आईएएस एकेडमी में जाकर के हम इस सेमिनार में गए, सिंपोजियम में गए, चौहान साहब वहां गेस्ट लेक्चर बन करके गए। इस प्रकार से तमाम संस्थाएं हैं। देहरादून का आईएमए है, मैंने बताया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जब हम किसी रिश्तेदार के बच्चे का पास आउट कराने जाते हैं तो हम अपने आप, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसी संस्थाओं में इस प्रकार की जो हरकत हुई है, इस प्रकार का जो एक तमाम पहलू जो आपने डिस्कस किए हैं,
सुरक्षा का दृष्टिकोण है, पूरे दुनिया में जो इस प्रकार से आतंकवाद का मामला है, तमाम ये प्रश्न है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा पे जो प्रश्न उठा है, वो प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है, उसका सबसे बड़ा चिंता का कारण है। वो तमाम जो पहलू है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ठीक ही, है, लेकिन एक प्रशिक्षु के रूप में इतनी प्रतिष्ठित संस्था में ये इतनी काम बड़ी हुआ है, चूक हो मैं जाना, समझता हूं। ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एसके वर्मा जी, जिस तरीके से सूर्यकांत धस्माना जी ने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा कलंक है एकेडमी की प्रतिष्ठा के लिए, तो है ही, देश की सुरक्षा के लिहाज से इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, किसी ट्रेनिंग सेंटर में मेन बात है प्रतिष्ठा की, मेन बात है कि उसके रिकॉग्निशन की। वहां कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो देश की सुरक्षा वहां पर कोई आंच आए। आईएम में एक जरूर ऐसी चीज होती है जहां की देश की सुरक्षा पर भी वहां आंच आ सकती है, लेकिन मतलब ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किस तरह से 7 महीने तक कोई लेडी रहती है, उसको आई कार्ड भी इशू होता है, वो कैसे वहां एंट्री पाती है, कैसे स्टाफ उससे परिचित होता है, ये सब चीजें जांच का विषय है। लंबी जांच होनी चाहिए इसमें, और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे इनको भी देखना चाहिए। मैं देश की प्रतिष्ठा के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशन एंड देश की प्रतिष्ठा की बात तो जरूर करूंगा। हाँ, देश की सुरक्षा पर एकेडमी में इस तरह से एंट्री अगर हुई है कोई, तो मैं केवल प्रतिष्ठा तक ही उसको सीमित रखूंगा। सुरक्षा के मायने में तो मैं ज्यादा उसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा, और ना सुरक्षा पर वहां कोई आंच आने वाली बात भी होती है। ठीक है, वर्मा साहब, सुरक्षा पर आज आ जाती है ऐसे कि जब आदमी की फ्री एक्सेस हो जाए ना, तब फिर वो कुछ भी कैरी कर ले जाता है, तो बड़ी विचित्र स्थितियां बनती है। हमने देखा है, हमने पार्लियामेंट पर हमला देखा है, ये तो अकेडमी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह वर्मा साहब, एक मिनट, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं पार्लियामेंट पर हमले का, अखबार और टीवी पर सुन के नहीं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने देखा है कि इसमें सुरक्षा कैसे खतरे में आ जाती है। वो विषय पर फिर आएंगे। अमिताभ ठाकुर जी, मुझे ये बता, समझाने की कोशिश करिए थोड़ा सा। ये एक रूबी चौधरी और एक सौरभ जैन, 2 लोगों के आंतरिक गठबंधन से क्या यह प्रयोग हो सकता है, या इसमें और भी कड़ियां जरूरी थी? मात्र सौरभ जैन, जो वहां पर जो मैंने देखा डेप्यूटी डायरेक्टर अभी हैं जी, डेप्यूटी डायरेक्टर के ऊपर एक ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं। इस तरह के जो भी एकेडमी होते हैं वो पूरी तरह डायरेक्टर ओरिएंटेड होते हैं, यानी पूरी तरह से निदेशक का एकाधिकार होता है। मैंने अपने यहाँ जब मैं एकेडमी में था, मैंने देखा था कि डायरेक्टर के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता था। मुझे याद है, मेरे एक डायरेक्टर थे जो शराब और मदिरा के घोर विरोधी थे, उन्होंने अपने यहाँ बार बंद करा दिया। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर को शराब पीना पसंद करते थे, वह तड़पते रह गए, बार नहीं खुला। हमारे हॉस्टल में कुछ प्रोफेसर शराब पीना चाहते थे, वह उनको गरियाते रहे, डायरेक्टर को शराब नहीं पी पाए, एक बोतल हमारे यहाँ अंदर नहीं आ पाई। ऐसी जगह जब शराब की एक बोतल ना आ पाए, इन एकेडमीज में डायरेक्टर ही सर्वे सर्वा होता है, डायरेक्टर का ही पूरी रोल होता है और उसके इशारों को पूरा एकेडमी चलता है। मेरी निगाह में सौरभ जैन जो मात्र उप निदेशक हैं, उनकी सीमित हैसियत है और उसे उसी रूप में देखे जाने की जरूरत है। सूर्यकांत धस्माना जी, वही सवाल आपसे, क्या ये रूबी चौधरी और सौरभ जैन इन 2 के बस की बात थी, या इसमें ऊपर से नीचे तक अभी कई चेहरे और हैं बेनकाब होने बाकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं आपकी बात से। ये ऐसा मामला नहीं है। अगर एक आध दिन का कोई मामला होता, एक कोई इवेंट होता, उसमें हो जाता, चूक हो जाती, तो माना जा सकता था कि 2 लोगों ने मिलकर कर लिया। लेकिन 7 महीने की अवधि और 7 महीने में इतना मूवमेंट, और मूवमेंट के अलावा मैंने आपसे बताया, और वर्मा साहब की बात में एक सेकंड में बीच में दूसरे विषय को ला रहा हूं, जो आपने कहा कि सुरक्षा को कोई बहुत ज्यादा खतरा इससे नहीं था। देश के तमाम महत्वपूर्ण लोग, महामहिम राष्ट्रपति तक उस एकेडमी में आए हैं, जिनके साथ ग्रुप फोटो उसका है। अगर कहीं कोई और इरादे से इस प्रकार की घुसपैठ हुई होती तो क्या सुरक्षा को खतरा नहीं था? तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तमाम महामहिम राज्यपाल और इनके अलावा टेक्नोक्रेट्स, इसके अलावा आईआईटी के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, तमाम महत्वपूर्ण लोग पूरे देश में साल भर मूवमेंट वहां पर होता है। और इतने महत्वपूर्ण लोग जहां आते हो
इस प्रकार की चूक हो जाए तो मैं समझता हूं ये एक और दो व्यक्ति का मसला नहीं है, इसमें गहरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दोबारा इस प्रकार का कोई काम दोहराया ना जा सके। मुन्ना सिंह जी, एकेडमी घुमाने तो कोई एक आदमी ला सकता है, एक दिन की जगह 2 दिन घुमा सकता है, थोड़ा दंदी फंदी हो अधिकारी तो, लेकिन 7 महीने और उसमें भी भारत के राष्ट्रपति के साथ वो ग्रुप फोटोग्राफ जो ट्रेनिंग आईएएस लोगों के लिए था उसमें आपको बैठाल दे, यानी आपको उसने प्रशिक्षु आईएएस के कतार में ले जाके खड़ा कर दिया। क्या ये एक मुलाजिम के बस का है? अमिताभ जी, आपने चलिए एक दूसरा पक्ष भी खोला है, वो भी अच्छी बात है। आप आईएएस एकेडमी में जा सकते हैं परिवार के साथ, आपको वहां गेस्ट हाउस में एकोमोडेशन भी मिल सकती है, आप प्रॉपर उसके साथ आप उसके भ्रमण पे भी जा सकते हैं, वाजिब बात है। वर्मा साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इस रूप में कि सुरक्षा में सेंध मारिए इसलिए हैं कि साहब, अमिताभ जी आपको भी इतने वर्ष का अनुभव है, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वर्मा साहब हैं, हम राजनीतिक लोग यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं। हम भी लाख कोशिश करें, एक आध मर्तबा राष्ट्रपति जी के भोज में जाने का मौका मिला तो जिस टेबल पे मुझे बैठना है, क्योंकि मेरी पत्नी अध्यक्ष जिला पंचायत जिले की प्रथम नागरिक थी, उस नाते निमंत्रण मिला, तो टेबल पे नाम भी पर्ची लिखी हुई है, तख्ती लगी हुई है, मुझे कहां बैठना है। मेरे बैठने की जगह दूसरी है और मेरी पत्नी जो अध्यक्ष है उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति के बगल में बैठने का दूसरा है। मैं सवाल ये करता हूं, राष्ट्रपति ही केवल देश के अंदर ऐसे पदाधिकारी है जिनके घंटे वाइज प्रोग्राम नहीं होता, मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। सवाल ये उठता है कि उस मिनट टू मिनट प्रोग्राम में ये महिला जिसका नाम रूबी चौधरी है, ये किस हैसियत से बाकायदा ड्रेस कोड के साथ जो महामहिम के साथ ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है वहां तक एक्सेस इनकी कैसी हुई? ये संभव नहीं है जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी इस बात को मैनेज ना करें। अब वरिष्ठ अधिकारी किन कारणों से मैनेज कर रहा था, वरिष्ठ अधिकारी की क्या मजबूरी थी कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ पूरे आईएएस प्रोफेशनल्स के ड्रेस कोड के साथ वहां पे ग्रुप फोटोग्राफ कराना है, ये समझ से परे हैं सबके। मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन मैं भी राष्ट्रपति के साथ बगल में जाकर के, आप भी राष्ट्रपति के साथ बगल में जाकर कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आईएएस अधिकारी भी कोई भी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं है, कोई भी नहीं। मुन्ना सिंह जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। इसीलिए मैंने, ठीक है मुन्ना सिंह जी, इसीलिए मैंने सवाल उठाया था। और अमिताभ जी एक बात और ध्यान रखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी इस देश के सेना के सुप्रीम कमांडर भी है, इसलिए जो बात आपने कही कि सुरक्षा का भी खतरा है, जिस दिन इस देश के सुप्रीम कमांडर के ठीक है मुन्ना सिंह जी, ठीक है मुन्ना सिंह जी, ठीक है। मैं राष्ट्रपति को छोड़िए, मैं वर्मा साहब से बहुत अदब से कहूंगा, मेरे लिए तो मेरे वो बच्चे ही बहुत कीमती हैं जो आईएएस में सेलेक्ट होके गए, वही हिंदुस्तान का माथा है, उनकी ही जान बहुत कीमती है। जहां वो बच्चे रह रहे हैं वहां कोई गैर पहचान वाला आदमी कैसे मूव कर रहा है, यही बहुत बड़ी खतरनाक बात है भाई। उन्हीं की जान को कुछ हो जाए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संकट में फंसे तभी संकट माने नहीं, वो बच्चे ही हमारे संकट में आ जाए किसी कारण से तो भी हमारे लिए उतने ही दुख और शर्म की बात हो जाएगी कि हम अपने जो जिनको कल देश चलाना उनकी आज हम हिफाजत नहीं कर पाए। एक और दूसरी बात जो मैंने मुद्दा उठाया जब मैं सेकंड राउंड में आया, जब मैंने ये कहा कि क्या एक के द्वारा संभव है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी चेहरे कौन है। 2 किरदार तो सामने आए, एक तो ये लड़की, दूसरे सौरभ जैन, बाकी कौन लोग हैं? क्या सौरभ जैन वहां के निदेशक हैं जिनकी इच्छा हुई तो इनको बैठा दिया गया? संभव नहीं। सौरभ जैन से ऊपर के लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि भाई ये कौन महिला है, ये कैसे मूव कर रही है यहां? संभव नहीं। एक मिनट का कार्यक्रम होता, मुन्ना सिंह जी ठीक बता रहे, और हर आदमी लिस्टेड होता है, कोई भी सूची से बाहर का व्यक्ति ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। हम लोगों ने तमाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर देखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजी वर्मा साहब, एसपीजी लगी होती है, प्रधानमंत्री आते हैं हमारे घर के न्योते में, तो भी आप नहीं आ सकते अगर उनका रूट लग गया तो अंदर कार्ड होते हुए भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही अनुभव हम लोगों का भी है। और आश्चर्य भी इसी बात का है कि
राष्ट्रपति के प्रोग्राम में भी ये कैसे चली गई। और 7 महीने कहीं रहना अपने में एक आश्चर्य है कि 7 महीने तक बिना किसी आइडेंटिटी के आप वहां रह रहे हैं, क्लासेज में जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हम IAS प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु के साथ आप घुल मिल रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं राष्ट्रपति के साथ। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि कैसे हुआ, और इसमें विस्तृत जांच की जरूरत है। और मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल सौरभ जैन या उप निदेशक लेवल तक का अधिकारी ही इसमें सम्मिलित होगा। इसमें जरूर ऊपर तक के कुछ लोगों के भी इसमें दखलंदाजी या कहीं ना कहीं सहयोग की बात जरूर रही होगी। अमिताभ ठाकुर जी, किसी की संलिप्तता और हो सकती है और चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, ये सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से 27 मार्च को कहा जा रहा है कि रूबी को एकेडमी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 31 मार्च को केस दर्ज करवाया गया एकेडमी की तरफ से। इस बीच क्यों केस नहीं दर्ज करवाया गया, उस इंतजार को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि मैं जो बाकी लोग कह रहे हैं और मेरा जो 2 वर्ष का खुद का एकेडमी का अनुभव है, इसके अलावा मैं पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी मुरादाबाद में भी मैं खुद भी एक अफसर रहा हूं, वहां जो डिप्टी डायरेक्टर ही रहा हूं मैं भली भांति जानता हूं। मैं दोबारा इटरेट करूंगा इस बात को, ये जो एकेडमीज होती हैं ये 100% 100% डायरेक्टेड ओरिएंटेड होती हैं, डायरेक्टेड गवर्नड होती हैं। इन एकेडमीज में एक एक सिपाही, एक एक चपरासी केवल और केवल एक आंख को पहचानता है, निदेशक के आंख को। वह निदेशक के अलावा किसी को नहीं पहचानता। और उन जगहों पे छोटी छोटी बात मैंने सुन रखा था अपने एकेडमी में कि हमारे डायरेक्टर ने कई सारे अपने छोटे छोटे जासूस रखे हुए थे जो हर चीज की सूचना उन्हें देते थे। इन्हीं कर्मचारियों में लोग बताते हैं कि फला फला घटनाएं हो रही हैं। मैं पुनः कहूंगा, हमारे यहाँ शराब की एक बोतल आनी बंद हो गई थी, जबकि कई सारे प्रेमी थे उसमें। तो जब शराब की एक बोतल बंद हो सकती है इतने बड़े एकेडमी में, तो मैं समझता हूं एक आदमी बिना निदेशक की जानकारी के, यह मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं इस मत का हूं कि बिना निदेशक की जानकारी के यह संभव नहीं है। दसमाना साहब, जो बाकी काली भेड़े हैं इस मामले में, उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। गायत्री ने बड़ा मौजूद सवाल उठाया, 27 को मामला उजागर हुआ, उस लड़की को बाहर किया गया, 31 को मुकदमा क्यों लिखाया? डायरेक्टर ने 27 को ही उसी समय मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? दसमाना साहब जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये केवल सौरभ जैन और रूबी चौधरी, इन 2 लोगों के आपस के मिली भगत से नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ घालमेल है और बड़े स्तर की यहाँ पे जांच होनी चाहिए। लोकल पुलिस के बस का मैं समझता हूं। देखिए, आप लोकल पुलिस के ऊपर जो जिस तरह से लोकल पुलिस जांच कर रही है, मैं समझता हूं इसमें बड़ी जांच की आवश्यकता है, बड़ी एजेंसी। एक बात और भी है, लोकल पुलिस के सिपाही और दरोगा के पांव भी कांपने लगेंगे एकेडमी में। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। औरा का बहुत बड़ा अंतर है भाई, दरोगा थोड़ी ना वहां जाके पूछ सकता है डायरेक्टर को बुलाओ। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो लड़की डांट रही थी, कल दरोगा को भी डांट रही थी, सीओ को भी डांट रही थी। आपने देखा होगा जो बाइट उन्होंने दी है। अरे भाई, ऐसे बाइट दे, सीओ समझ गया कितनी प्रतिभाशाली लड़की है। बिल्कुल प्रतिभा समझ चुका है। बिल्कुल, बाकी तो आईएएस पूरा प्रीलिम्स दे करके, फिर मेंस दे करके, फिर इंटरव्यू दे करके गए हैं। वो जिस प्रकार से गई है, तो दरोगा जी या सीओ साहब या कप्तान साहब इसकी जांच नहीं कर सकते। बड़ी एजेंसी आनी चाहिए, गंभीर मामला है। और जैसे महामहिम जी के साथ ग्रुप फोटो है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी चूक है और इसमें छोटी मोटी जांच से काम नहीं चलेगा। अगर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करना है तो इसमें बड़ी एजेंसी को आना चाहिए, बड़ी एजेंसी को जांच इसमें करनी चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी, ये बड़ा मसला है, क्या आपको लगता है एक बड़ा गेम है, बड़े खिलाड़ियों को उनको नकाबपोश करने के लिए एक बड़ी जांच एजेंसी की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा इस मामले में 3 बार जांच बदली गई है, 3 बार जांच बदली गई है। उसके बाद कहा गया कि एसआईटी को दी जाए, एसआईटी का गठन किया गया। गायत्री जी, आईजी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इन एकेडमीज में डायरेक्टर ओरिएंटेड तमाम सारी चीजें रहती है। और दसमाना जी ने एक पक्ष और बताया और इम्तान दे करके आई, ये मोहतरमा लेटरल एंट्री से आ गई। हमने एक शब्द सुना था, लेटरल एंट्री, मतलब सीधा ऊपर दाखिला। तो इन्होंने परीक्षा नहीं,
केवल हमने एक बार के.आर. नारायणन साहब को सुना था कि वो आईएफएस में सीधे एंट्री से आ गए, सीधा उनका बाहर से दाखिला हो गया, आईएफएस से इम्तिहान नहीं दिया उन्होंने, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा नॉमिनेट कर दिया गया विदेश सेवाओं में। तो ऐसा लगता है इस मोहतरमा को भी आईएएस में कहीं से सीधा नॉमिनेट कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं फिर से, जो अमिताभ जी ने कहा, आईएएस एकेडमी में अच्छा खासा एसएसपी के भी पैर कांपते हैं। आईएएस एकेडमी के किसी डिप्टी डायरेक्टर से, जॉइंट डायरेक्टर से, एडिशनल डायरेक्टर, और डायरेक्टर तो बहुत बड़ी चीज है। अब दरोगा और सीओ उसकी जांच करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? मेरे ख्याल से गंभीर विषय को वी आर ट्राइंग टू स्वीप अंडर द कारपेट, और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा प्रयास हो भी रहा है। जिस तरह की बातें सामने आ रही, मैं तो यहां तक भी बयान पढ़ा किसी अधिकारी का कि साहब वो गार्ड की गर्लफ्रेंड थी। तो इस तरह की बेहुदापन की बातें और इस तरीके की चीजें आ रही है। यहां पे ये भी आ रहा है कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन, एलबीएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ये तमाम सारी बातें हैं जो डिमांड करता है इस बात को कि निश्चित रूप से इसमें बाकायदा एक्सटर्नल एजेंसी से जांच होनी चाहिए। भगवान करें, ईश्वर करें, खुदा करें कि इसमें कोई इस तरह की गड़बड़ी का कोई नेक्सस, बड़ा नेक्सस ना हो, केवल एक महिला का सिरफिरापन और कुछ अधिकारियों का सिरफिरापन हो। लेकिन हो सकता है ये केवल एक आई ओपनर केस बने, हो सकता है ये केस, दिस केस माइट लीड टू सम सीरियस नेक्सस, दिस केस माइट लीड टू सम सीरियस थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, दिस केस might lead to some other serious some other serious matter। तो इसलिए मैं आईजी साहब की इस बात से सहमत हूं, वर्मा साहब की इस बात से सहमत हूं, धस्माना जी की इस बात से सहमत हूं कि ये इस तरीके से लोकल पुलिस के स्तर पर मुझे नहीं लगता। बिल्कुल बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, वो तमाम लोग बेनकाब होने चाहिए जो इसके पीछे है। जी मुन्ना सिंह चौहान जी, और इसका पर्दाफाश हो सके। बिल्कुल अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए, मुन्ना सिंह जी ने एक जानकारी दी कि ऐसा भी छप रहा है अखबारों में, ये चर्चा हो रही है कि वो गार्ड की प्रेमिका थी। क्या भारत के महामहिम राष्ट्रपति के इतने बुरे दिन आ गए कि उन्हें गार्ड की प्रेमिका के साथ भी फोटो खिंचाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? अजब तमाशा है, कैसा तमाशा है। पूरे भारत के माथे पर कलंक पोतने की कोशिश हो रही है। ये छोटा मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के कीमती संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नजीर बनना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि देश की संसद, विधानसभाएं, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐसी एकेडमीज, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। कोई डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर किसी की प्रेमिका, किसी की मित्र, किसी का पैसे का लालच कहीं भी किसी को फ्रीली नहीं मूव करवा सके। ये तय होना चाहिए। इस कांड का एक ही उपयोग होना चाहिए कि भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनमें जो सुरक्षा की चूकें उजागर हुई हैं उनको हमेशा के लिए बंद किया जा सके। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मानने को तैयार नहीं उत्तराखंड पुलिस का कोई दरोगा टोपी लगा के जाएगा, गार्ड रूम के बाहर बैठा रहेगा, गार्ड रूम में भी नहीं जा पाएगा अंदर, और हो सकता है बीपी बढ़ जाए तो गिर पड़े बेहोश होके। भाई जिस संस्थान से 85 सैकड़ों आईएएस निकल रहे हो, कल वो जाके राज करेंगे देश पर, वहां आप सोचते हो सीओ जाके पूछेगा कि डायरेक्टर को बुलाओ, कौन है डायरेक्टर? ये ननकू की रिपोर्टिंग का जांच करने नहीं जा रहा ना सीओ कि जाते डंडा चलाना शुरू कर देगा, वो कुछ नहीं होगा। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, यह न्यायिक जांच होनी चाहिए। सीबीआई भी नहीं, मैं तो कहता हूं आईएएस अधिकारियों का अपना नेटवर्क, अपना प्रभाव, अपना औरा इतना बड़ा है कलेक्टर साहब लोगों का कि कोई उनके विरुद्ध जांच होना इस देश में मुश्किल काम हो जाता है उनकी उसमें। इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए, तब जाके कहीं स्थिति सामने आएगी। अंग्रेजों ने अगर सबसे प्रभावशाली संवर्ग कोई तैयार किया था तो वो आईएएस का ही तो किया था, सर्वाधिकार सुरक्षित संवर्ग। मैं फिर भी बड़ी कदर करता हूं, ये लोग देश चलाते हैं, इनका मान करता हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे चिंता इनकी सिक्योरिटी की है। छोड़िए राष्ट्रपति जी तो कभी कभी जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, आ जाते हैं। ये बच्चे ही भारत का गौरव है। यहां पर खतरा हो जाए तब क्या करेंगे? ये केवल प्रेमिका का मसला नहीं, ये चंद लोगों की नेक्सस का मसला नहीं। कोई गार्ड और जैन और ये चौधरी मिलकर ऐसा कर लेंगे, संभव नहीं। इसमें ऊपर से नीचे तक लोग शामिल रहे होंगे। क्या आप
आप ये मान सकते हो, जैसा अमिताभ ठाकुर बता रहे कि जब प्रेसिडेंट के साथ ग्रुप फोटो का बात हुई होगी तो संस्थान के डायरेक्टर ने लिस्ट नहीं देखी होगी? क्या आप ये मान सकते हैं? मैं नहीं मान सकता। संस्थान के डायरेक्टर ने लिस्ट देखी होगी, उसकी निगाह से गुजरी होगी, उसको अप्रूव किया होगा। ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि सेक्शन ऑफिसर किसी को भी बैठा देगा क्या कहीं? नहीं। और एक दिन 2 दिन की बात नहीं, हम लोग भी किसी का पार्लियामेंट में घूमने आने देखने का पास बनवा देते हैं, सांसद बनवा देते हैं, विधायक लोग विधानसभाओं में बना देते हैं, लेकिन आप उसको विधानसभा में अंदर बाहर घूमने का 7 महीने का लाइसेंस नहीं दे सकते। आप विधायक नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हो तो भी ये स्थिति है। आप सदन में बैठा देंगे क्या ले जाके किसी को? नहीं, दर्शक दीर्घा में बैठाला जाता है। धसवाना साहब ठीक कह रहा हूं ना, मुख्यमंत्री के कार्ड पर भी जो दर्शक जाएगा वो दर्शक दीर्घा में ही बैठेगा। मुख्यमंत्री का परिवार, प्रधानमंत्री का परिवार भी दर्शक दीर्घा में ही बैठता है। लोकसभा अध्यक्ष का परिवार भी दर्शक दीर्घा में ही बैठता है। उनसे बड़ा तो कोई नहीं सदन में। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका परिवार चाहे कि आज तो मैं नीचे बैठ के देखना चाहता हूं मेंबर्स के साथ, ऐसा संभव नहीं। फिर ये महिला ट्रेनी आईएएस के साथ कैसे मूव करती रही? ये विजिटर नहीं थी वहां, इस बात को समझिए। ये वहां प्रशिक्षु आईएएस की तरह रही है। ये कलंक की बात है। इसने उस प्रतिष्ठित अकादमी की मर्यादा तोड़ी है। डायरेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जितने लोग इसमें नेम्ड हैं उन सबको या तो नैतिकता के आधार पर खुद त्याग पत्र दें, नहीं तो केंद्र सरकार को चाहिए उनको मुक्त करें। कम से कम अकादमी का शुद्धिकरण का अभियान यहां से शुरू हो और उसके बाद इस पूरे कांड की व्यापक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कोई रूबी चौधरी, कोई सौरभ जैन ऐसा कांड नहीं रच सके जो भारत के मान और मर्यादा के साथ खिलवाड़ करता नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुन्ना सिंह चौहान जी आपका, सूर्यकांत धस्माना जी आपका, अमिताभ ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसके वर्मा जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए।